जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो लाइक का बटन भी कृपया दबा ले। आपके लिए तो 2 सेकंड का काम है, लेकिन उससे मेरा बड़ा फायदा होता है। यूट्यूब वाले हमें जिंदा रखते हैं। मित्रों, हैदर जो है, ये आपने देखा होगा कि बड़े आश्चर्यकारक रीत्या हर युद्ध प्रसंग में सही सलामत बच के निकल गया है। अब इसके कारण बहुत है, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि हैदर ने दक्षिण भारत में जन्म लिया था। अटपटा लग रहा है? नहीं मित्रों, क्योंकि भले हैदर मोमिन था, लेकिन उत्तर भारत के इन अरबी और तुर्की अय्याशी जो थी ना, वो उसमें कभी नहीं आ पाई, पनपी नहीं उससे। उसकी सोच, हैदर की सोच बिल्कुल मराठों की तरह बनी रही अपने मरते दम तक। हाँ, मोमिन था तो मति तो भ्रष्ट हो चुकी ही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि 1771 में श्रीरंगपट्टनम को हैदर बचा पाया। तकरीबन मैं जानता हूं 33 या 34 दिन मराठियों ने श्रीरंगपट्टनम पूरे गांव को घेर रखा था। उसमें से 20-25 दिन अंदर हैदर के लोगों को भी अन्नान्न दशा हो गई थी। तो इसीलिए जैसा मराठों ने घेरा उठाया, अंदर के हैदर ने अपने सारे मोमिन फौज को यहाँ वहाँ भेज दिया, क्योंकि अन्न वस्त्र का बंदोबस्त तो करना ही था, दाना पानी का बंदोबस्त तो करना जरूरी था। मराठों के चक्कर में हैदर ने श्रीरंगपट्टनम के आसपास का जितना भी इलाका था, तकरीबन 30-35 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था, 30-35 स्क्वायर किलोमीटर का श्रीरंगपट्टनम के आसपास का सारा इलाका हैदर ने जला के राख कर दिया था। तो क्या करता, फौज तो भेजनी पड़ी। फिर उसने नीचे कड़प्पा, अरकाट, बिरकाट सभी जितने भी मोमिन थे वहां पे अपने सैनिक भेजे दाना पानी के लिए। इसी वर्ष यानी 1771 में मित्रों, वर्षा ऋतु में यानी जुलाई 1771 में वामनराव पटवर्धन ने अपने टुकड़ियों के साथ बाणवर के पास एक किला था गर्दनगढ़, उस गर्दनगढ़ को घेर लिया। अब किले के अंदर तकरीबन 300-350 लोग थे, मोमिन थे। इन हैदर के मोमिनों ने वामन राव का बड़ा तगड़ा प्रतिरोध वहां पे गर्दनगढ़ पे किया है। आखिरकार फिर मरते क्या ना करते मोमिनों के धैर्य ने जवाब दे दिया और किला उन्होंने मराठों के सुपुर्द कर दिया। मित्रों, आपको अगर गोपाल राव का व्यक्तित्व याद होगा तो गोपाल राव के स्वभाव से उनका भाई वामन राव बहुत ज्यादा सौम्य था, ये मानना पड़ेगा। वामन राव ने गर्दनगढ़ पे पकड़े हुए मुजाहिदों को कैद किए बिना छोड़ दिया। भाई, उसने कैद भी नहीं किया, किला सुपुर्द किया, हाथ में आया, बस उनको सब मुजाहिदों को जाने दिया। वामन राव ने वहां कहा है कि हमारा लक्ष्य जो था वो तो हमने हासिल किया ना, प्रश्न पूछता है। बिल्कुल। अब आप देखो 12 में 2025, 12 मई को याद कीजिए, हमारे वीरों ने क्या अलग कहा था? यही तो कहा था, वी हैव अचीव्ड व्हाट वी हैव डिजायर्ड फॉर। यही तो कहा था ना हमारे वीरों ने। बस डॉट्स जोड़ते जाइए।
वामन राव के अभियान के समय मित्रों, त्र्यंबक राव तो बेलूर में था, जैसे मैंने बताया कि सितंबर तक त्र्यंबक राव बेलूर रुका था। लेकिन जुलाई में वो शांत स्वस्थ बेलूर में नहीं रुका था, वो भी लगातार अभियान कर रहा था। जुलाई में त्र्यंबक राव बेलूर से देवराय दुर्ग, भैरव दुर्ग और उत्तर दुर्ग, इन तीनों दुर्ग के विजयी अभियान में त्र्यंबक राव भी व्यस्त था। यहाँ श्रीरंगपट्टनम में हैदर को पल पल की मराठों की खबरें मिलती रही थी। सबसे पहले उसको ये अचंबा हुआ कि मराठों ने वर्षा ऋतु में भी अपने अभियान को तेज कर रखा था। अब ये उसके लिए भी अनोखा था। मराठों के लिए तो खैर अनोखा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि तकरीबन 1755 से ही जब मराठे उत्तर गए थे, तब से वर्षा ऋतु में मराठों ने अपना पुराना वो किसान वाला जो धंधा था ना, वो छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया है कि सारे जो हमारे मावड़े क्षत्रिय थे वो वर्षा ऋतु में किसान बन जाते थे और विजयादशमी के बाद में सैनिक बन जाते थे। ये रिवाज था तकरीबन 400-500 साल का, लेकिन वो तोड़ा 1755 में। आगे बढ़ते हैं। अब लगातार हैदर का पराजय हो रहा था, तो उससे हैदर दहल गया था। उसमें ये 3 दुर्ग मामा ने ले लिए। गर्दनगढ़ जैसा महत्वपूर्ण किला वामन राव ने ले लिया। हैदर को अपनी रियासत तो बचानी थी, है ना। तो न चाहते हुए भी संधि के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा। अब उसने तलवार अपनी म्यान कर दी और अपने वकील अपाजी राम को फिर एक बार त्र्यंबक मामा के पास भेज दिया संधि के लिए। मामा पहले तो मिलने से भी अनुत्सुक थे, मिलना ही नहीं चाहते थे कि भाई क्या बात करें, कुछ नहीं बात करनी, निकल जाओ। लेकिन बाकी के लोगों से आनंदराव रास्ते विशेष था। आनंदराव रास्ते, क्योंकि ये मिडिल मैन हमारा आनंदराव रास्ते ही था। बड़े मत प्रयास से आपाजी राम को त्र्यंबक मामा के सामने आनंदराव रास्ते ने बिठा दिया। त्र्यंबक मामा ने उस पर शर्तें थोप दी। शर्त नंबर 1, 60 लाख की नकदी हैदर को देनी होगी। शर्त नंबर 2, निजाम ने हमसे लिया हुआ 28 लाख राजस्व वाला जो क्षेत्र है वो हैदर हमको जीत के देगा। कितना अटपटा और सुनने में भी प्रॉब्लम आता है। यानी अब की बार हैदर को खुद हमारे सामने आना होगा। अब ये आपाजी राम से काम नहीं चलेगा, अगली बार हैदर को आना पड़ेगा। ये तीसरी शर्त। चौथी, दक्षिण में आरकाट की तरफ हम जब जाएंगे तब मराठों के हर तरह की मदद हैदर को करनी होगी। और 5वीं, अगर ये पहले 4 मंजूर है तो हैदर को श्रीरंगपट्टनम के आसपास का इलाका मराठे छोड़ने के लिए तैयार है। अगर पहले 4 मानते हो तो हम भी आपको श्रीरंगपट्टनम के आसपास का जो इलाका है वो वापस कर देंगे। लेकिन चिकबालापुर और नंदीगढ़, इन दोनों को लेने के लिए स्वयं हैदर को श्रीमंत यानी माधवराव पेशवे से अनुमति लेनी होगी। मित्रों, अगर ये शर्तें आप सुनोगे तो आप भी ना कहोगे, कोई भी यानी ना कहेगा। जाहिर है हैदर ने भी शर्तों को नामंजूर कर दिया। अब यह संधि फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन उसके इस संधि को ठंडे बस्ते में जाने का और एक भी कारण हैदर के पास था। माधवराव की गिरती सेहत।
माधवराव के गिरती सेहत की पल पल की खबर हैदर तक पहुंच चुकी थी। मन में वो सोच रहा था कि इस पेशवे के अंत के बाद बनेंगे नए पेशवा तो राघोबा दादा ही बनेंगे, तो उससे जरा संधि करना हैदर के लिए आसान होगा। तो माधवराव के निधन तक इंतजार हैदर करने को तैयार हो गया। उसको लगा वर्षा शुरू है, पेशवा की बिगड़ती हालत भी है, तो उस हालत को देखते हुए मामा भी यहाँ कर्नाटक अभियान में ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। त्र्यंबक मामा हैदर का निपात करना चाहते थे। ये एकमेव लक्ष्य मराठों का था। तो त्र्यंबक मामा ये एकमेव लक्ष्य के साथ लगातार उत्तर कर्नाटका में आगे बढ़ते गया, और ये हैदर ने बिल्कुल नहीं सोचा था। इस समय काल में तंजावर के हमारे तुळजाजी भोसले, इस तुळजाजी भोसले का एक पत्र त्र्यंबक मामा को मिला। क्या लिखा था उसमें? तुळजाजी भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध मदद करने की मराठों से विनती की थी पत्र में। बताइए, प्रत्यक्ष भोसले वंश के ये सुपुत्र थे। श्री शिवराय ने केवल अपने सौतेले भाई वेंको जी के लिए दक्षिण में जाकर ये राज्य खड़ा किया था तंजावर का। लेकिन यही तंजावर के भोसलों के अगले सभी पीढ़ियों ने 80-90 साल महाराष्ट्र की तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखा है। ये हैं तंजावर के भोसले खानदान के सुपुत्र। भाई, महाराष्ट्र से संबंध बनाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने देखा भी नहीं है। बताइए। हाँ, एक बार कोल्हापुर के ताराबाई के जो सुपुत्र है राजाराम पुत्र संभाजी, उनसे भेंटवार था इसने तंजावर के भोसलों ने अवश्य की थी। आपको याद होगा, मैंने बताया है आपको। बस, लेकिन वो एक बार भी तो बस। चलो छोड़ो, क्या बताएं यार, समझ जाओ आप। आखिर वो भी तो भोसले वंश है। और वो भी डायरेक्ट है, कोई एडॉप्ट किया हुआ वगैरह वगैरह दत्तक विधान वाला कुछ नहीं है उसमें। तो गाली भी आप नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये तंजावर वाले जो भोसले हैं ना मित्रों, ये पानीपत के समय कहाँ सोए थे इसका पता नहीं चलता। पानीपत के समय कुछ नहीं कहा, 10 साल ऐसे ही सोते रहे, सुस्त हो गए। जब इनके ऊपर आफत आई है ना, और अपनी क्षमता का इनको तो अंदाजा था ही, तो त्र्यंबक पेठे याद आए फिर। तो त्र्यंबक पेठे को पत्र लिखा कि भाई हमारी मदद करो अंग्रेजों के विरुद्ध। क्योंकि जब जनरल स्मिथ और अंग्रेजों का चाटुकार नंबर 1 नवाब मोहम्मद अली, इन दोनों की संयुक्त फौज ने तंजावर शहर और किले को घेरने का जब फैसला किया ना, तो यह पत्र व्यवहार शुरू हुआ है। अंतिमतः उनकी संयुक्त फौज ने तंजावर को घेरा ही था। आगे देखते हैं उसको क्या हुआ। 1771 के नवंबर में मित्रों, तंजावर के तुळजाजी भोसले की मदद के लिए मराठा पाइन घाट उतरकर तंजावर की ओर चले गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मराठे तंजावर के रास्ते में थे, तभी तंजावर में ये जो चवन्नी छाप अपना मोमिन नवाब था ना, मोहम्मद अली, उसने अचानक तंजावर से अपना घेरा उठा लिया। अभी तो मराठे पहुंचे भी नहीं थे तंजावर, उसने घेरा उठा लिया तंजावर से, और मोहम्मद अली ने तुळजाजी भोसले के साथ हड़बड़ी में संधि कर ली, और पतली गली से मोहम्मद अली निकल भी गया, क्योंकि वो आमना सामना करना ही नहीं चाहता था मराठों का। बताइए। लेकिन तब तक
मराठे पाइन घाट उतर चुके थे। त्र्यंबक मामा के घाट उतरने के भी मित्रों 3 उद्देश्य हमारे ध्यान में आते हैं। एक, तंजावर के भोसलों की मदद करना। हाँ, वो तो है, वो तो कारण था सबको दिखाने के लिए, और सच भी होगा क्योंकि उन्होंने मदद तो करने का सोचा ही था। 2, रास्ते में जहां से वो निकले थे, रास्ते में हैदर का जितना भी क्षेत्र था ना, उसको मामा को नेस्तनाबूद करना था। तो ये भी मामा का उद्देश्य था। न जाने घबरा के हैदर अंग्रेज और मोहम्मद अली के विरुद्ध, ये हैदर हमारी मदद करे तो हो सकता है ना, ये भी उद्देश्य था कि भाई अंग्रेज और मोहम्मद अली के विरुद्ध हैदर को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा और झक मार के हैदर को मराठों की मदद करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें शंका भी एक थी कि अगर हैदर के मोमिन मराठों के पाइन घाट उतरने के बाद अगर मराठों का रास्ता अगर रोकेंगे तो प्लान बी क्या होगा। अगर वो बीच वाला रास्ते के बीच में ही मराठों को रोकते हैं और मराठों को फंसाते हैं तो प्लान बी तो चाहिए। तो मामा का अंदाजा 100% सत्य ही निकला, लेकिन दूसरे तरफ से सत्य निकला कि हैदर ने मराठों की मदद तो की नहीं, उल्टा मराठों के पीछे पाइन घाट उतरने वाले जो मराठे थे उनके पीछे सैन्य भेज दिया। जैसे मराठों ने घाट उतरा मित्रों, हैदर ने मोमिन को भेज दिया श्रीरंगपट्टनम से। लेकिन ये जो श्रीरंगपट्टनम से पाइन घाट की तरफ निकले थे ना मोमिन, उनको पता नहीं था कि पाइन घाट और श्रीरंगपट्टनम के बीच एक दीवार खड़ी थी, पूरी की पूरी दीवार, और उस दीवार का नाम था वामनराव पटवर्धन। और इस दीवार को ढहाना मोमिनों के लिए असंभव था, असंभव। मोमिन फिर श्रीरंगपट्टनम लौट आए, लेकिन जख्मी हालत में लौट आए। मारे गए, पीटे गए, काटे गए। जो श्रीरंगपट्टनम बचे कुचे पहुंचे ना मोमिन, उनको देख के ही सबको अंदाजा हुआ कि इनके साथ वामनराव पटवर्धन की मराठी टुकड़ियों ने क्या किया है। हैदर को तो मानो उसकी मनोअवस्था मित्रों दिगमुड़ हुई, बेचैनी हुई, अब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये तो हम भी सोच सकते हैं कि हैदर की मनोअवस्था उस समय क्या होगी। आपको याद होगा मित्रों कि ये वामनराव जो है, ये अपने उसके जो अलग 2 भाई थे, ये तीनों में सबसे कमजोर यानी नाजुक देह यष्टि वाला वामनराव था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, जाते जाते ये भी बता दूं कि गोपाल राव की छाती मित्रों सही में 50 या 52 इंच की होगी, क्योंकि उसने पहना हुआ एक परिधान आज भी संग्रहालय में है। उससे अंदाजा होता है कि इसकी छाती 50 या 52 इंच तो जरूर होगी। वंदे मातरम।